टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। सुनील ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वह माउथपीस में बोला। मिस्टर सुनील। लगभग फौरन उसे दूसरी ओर से एक सशंक ब्रिटिश स्वर सुनाई दिया। यस, सुनील बोला। मैं लंदन में आपका स्वागत करता हूँ, दूसरी ओर से आवाज़ आई। सुनील के कान खड़े हो गए। कर्नल मुखर्जी ने भारत में उसे जिस संभावित वार्तालाप के विषय में बताया था, वह उस वार्तालाप का प्रथम वाक्य था। धन्यवाद, सुनील भावहीन स्वर में बोला। लेकिन लंदन में मेरा स्वागत करने के अतिरिक्त और क्या कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, उत्तर मिला। जैसे मैं आपको लंदन का वह चेहरा दिखा सकता हूँ जो बहुत कम लोगों ने बहुत कम बार देखा है। वार्तालाप ठीक उसी ढंग से चल रहा था जैसे कर्नल मुखर्जी ने उसे संकेत दिया था। बदले में मुझे क्या करना होगा? सुनील ने पूछा। उसका वह प्रश्न भी कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल होने वाले उस वार्तालाप का एक अंश था। कुछ भी नहीं, उत्तर मिला। आप केवल आज की रात कुछ समय के लिए लंदन में अपने आप को मेरे हवाले कर दीजिए। अगर आप जो सोच रहे हैं वह ना हुआ तो मैं समझूंगा मैं एक अच्छा अभ्यागत बनने के गुण नहीं है और मैं आपका वक्त बर्बाद करने के लिए आपसे माफ़ी मांग लूँगा। ठीक है, आ जाओ। सॉरी सर, आप आ जाइए। कहाँ? आप अपने होटल के बाहर निकलिए और दाईं ओर फुटपाथ पर रवाना हो जाइए। 100 कदम आगे फुटपाथ पर एक टेलीफोन बूथ है। आप वहाँ मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं कार लेकर हाजिर हो जाऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मेरी काले रंग की फोर्ड गाड़ी से और मेरे हैट के लाल रंग के रिबन से जिसमें एक पंख घुसा होगा। ओके, मैं आता हूँ। थैंक यू सर। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसने ओवरकोट पहना, सिर पर फ्लैट हैट जमाया और कमरे से बाहर निकल आया। वह डोवर स्ट्रीट पर स्थित होटल क्राउन में ठहरा हुआ था। वह होटल से बाहर निकल आया और दाईं ओर फुटपाथ पर आगे बढ़ा। लंदन में कॉमनवेल्थ के प्रधानमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस जारी थी और सुनील उसी कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए अपने अखबार ब्लास्ट द्वारा भेजा गया था। वह प्रेस के अन्य प्रतिनिधियों के समूह में प्रधानमंत्री के साथ ही लंदन आया था। भारतीय न्यूज़ एजेंसियों और अन्य अखबारों के लगभग सभी प्रतिनिधि होटल क्राउन में ही ठहरे थे। भारत से रवानगी से केवल 1 घंटा पहले राजनगर एयरपोर्ट पर सुनील की CIB की ब्रांच स्पेशल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कर्नल मुखर्जी से भेंट हुई थी। कर्नल मुखर्जी ने उसे बताया था कि लंदन में उसके प्रयास के दौरान शायद CIB के कुछ ऐसे एजेंट उससे संपर्क स्थापित करें जो काफ़ी अरसे से लापता थे और जिनके बारे में यह धारणा बनाई जा रही थी कि या तो वे शत्रुओं की कैद में थे या फिर मर गए थे। लेकिन हाल में ही उन्हें ऐसा संकेत मिला कि लापता एजेंटों में से 6 लंदन में मौजूद थे। सुनील के लिए संपर्क सूत्र वह वार्तालाप था जो वह कुछ क्षण पहले टेलीफोन पर एक अजनबी के साथ कर चुका था। वह 100 कदम आगे फुटपाथ पर बने टेलीफोन बूथ के सामने रुक गया। उसके सामने उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। आधा सिगरेट समाप्त हो चुकने के बाद एकाएक एक फोर्ड उसके सामने आकर रुकी। फोर्ड का सुनील की ओर का दरवाज़ा खुला। भीतर डोम लाइट जल रही थी। उसके प्रकाश में सुनील को ड्राइविंग सीट पर एक युवा बैठा दिखाई दिया जो अपने सिर पर लाल रिबन वाली फ्लैट लगाए हुए था और जिसके रिबन में एक पंख घुसा हुआ था। सुनील कार में प्रविष्ट हो गया। उसने द्वार बंद कर लिया। मिस्टर सुनील, युवक ने पूछा। यस, मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ? सुनील ने प्रश्न सूचक नेत्रों से युवक की ओर देखा। मैं आपको पहचानता नहीं सर, युवक जल्दी से बोला। मैंने ज़िंदगी में कभी आपकी सूरत नहीं देखी। मुझे यह विश्वास तो होना चाहिए कि मैं इस समय सही आदमी से बात कर रहा हूँ। सुनील ने बिना बोले अपनी जेब से अपना पासपोर्ट और प्रेस कार्ड निकाला और उसे युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक की दक्ष उंगलियों ने पासपोर्ट को वहां से खोला जहां पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर लगी होती है। वह कुछ क्षण गौर से पासपोर्ट पर लगी तस्वीर को देखता रहा। फिर उसने सुनील की
सूरत पर दृष्टिपात किया। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव झलकने लगे। उसने प्रेस कार्ड खोलकर उस पर भी सुनील की तस्वीर देखी और उसका नाम पढ़ा। थैंक यू सर। वह सुनील का पासपोर्ट और प्रेस कार्ड लौटाता हुआ संतुष्ट स्वर में बोला। सुनील ने चुपचाप दोनों चीज़ें वापसी अपनी जेब में रख लीं। युवक ने डोम लाइट बुझा दी। कार के भीतर अंधेरा हो गया। उसने इग्निशन ऑन किया और कार को गियर में डाल दिया। कार कर के साथ आगे बढ़ गई। कार लंदन के कृत्रिम प्रकाश से आलोकित रास्तों से गुजरने लगी। सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। रास्ता कटता रहा। हमारा पीछा किया जा रहा है, एकाएक युवक बोला। सुनील चौंका, लेकिन उसने घूमकर पीछे देखने की गलती नहीं की। उसने सिगरेट को डैशबोर्ड में लगी ऐश ट्रे में झोंक दिया और युवक के चेहरे पर दृष्टिपात किया। युवक के जबड़े कसे हुए थे, लेकिन चिंतित दिखाई नहीं दे रहा था। एकाएक उसने बिना रफ्तार कम किए कार को दाईं ओर एक पतली सी सड़क पर मोड़ लिया। कार गोली की तरह एक अन्य कार के बगल से गुजरी, एक ट्रक से सीधी टकराते टकराते बची और पतली सड़क पर प्रविष्ट हो गई। लगभग 100 गज आगे उसने कार को फिर दाईं ओर मोड़ा। फिर एकाएक उसने अपना पांव पूरी शक्ति से ब्रेक के पैडल पर दबा दिया। ब्रेकों की चरचराहट और टायरों की सड़क पर रपटने के बाद से वातावरण गूंज उठा। आउट! युवक फुर्ती से अपनी ओर का दरवाजा खोलते हुए बोला, क्विक! सुनील फौरन कार से बाहर निकल आया और युवक के पीछे लपका, जो गली में घुसा जा रहा था। युवक एक दरवाजे के भीतर प्रविष्ट हो गया। सुनील उसके पीछे था। उसने देखा वह एक रेस्टोरेंट का पिछला दरबार था। रेस्टोरेंट को तय करके वे फ्रंट में पहुंचे और फिर एक भीड़ भरी चौड़ी सड़क पर आ गए। दोनों फुटपाथ की भीड़ में मिल गए। वे अपने ओवरकोटों की जेबों में हाथ डाले लापरवाही से भीड़ में चलते रहे। तुम्हारी कार का क्या होगा? सुनील ने धीरे से पूछा। कौन सी कार? कैसी कार? मेरे पास कभी कोई कार थी ही नहीं। युवक ने बिना उसकी ओर देखे भावहीन स्वर में बोला। सुनील को और अधिक बताने की जरूरत नहीं थी। वह समझ गया कि कार चोरी की थी। टैक्सी! एकाएक युवक बोला। टैक्सी फुटपाथ के साथ आ रुकी। दोनों टैक्सी में प्रविष्ट हो गए। युवक ने टैक्सी ड्राइवर को धीरे से कुछ कहा, जो कि सुनील की समझ में नहीं आया। टैक्सी ड्राइवर ने सहमति सूचक ढंग से सिर हिलाया और टैक्सी आगे बढ़ाई। टैक्सी आधुनिक लंदन में से निकलकर एक गंदे से इलाके में पहुंच गई। एक पतली सी पथरीली गली में टैक्सी रुकी। युवक ने सुनील को संकेत किया और टैक्सी से बाहर निकल आया। उसने टैक्सी ड्राइवर को किराया अदा कर दिया। टैक्सी बैक होती हुई गली से बाहर निकल गई। युवक तब तक वहां से नहीं हिला जब तक टैक्सी दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने सुनील को संकेत किया और आगे बढ़ा। सुनील उसके साथ हो लिया। एक पुरानी सी इमारत के सामने आकर युवक रुक गया। इमारत का मुख्य द्वार बंद था। द्वार के बगल में कॉल बेल लगी हुई थी। युवक ने कॉल बैग का पुश 3 बार दबाया। एक क्षण रुका, फिर पुश को एक बार फिर दबाया। एक क्षण रुका, पुश को दोबारा 3 बार दबाया। एक क्षण रुका और फिर पुश को काफ़ी देर दबाए रहने के बाद उसने उस पर से उंगली हटा ली। थोड़ी देर बाद द्वार खुला। द्वार पर एक लंबा तगड़ा आदमी प्रकट हुआ। अंधकार में सुनील को उसकी सूरत दिखाई नहीं दी। वह द्वार खोलकर एक और हट गया। कम इन सर, युवक बोला। सुनील युवक के साथ भीतर प्रविष्ट हो गया। द्वार खोलने वाले ने द्वार को मजबूती से बंद कर दिया और उनके पीछे चलने लगा। एक लंबा गलियारा पार करके वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरा ट्यूबलाइट से प्रकाशित था। भीतर 2 कुर्सियों पर एक लगभग 40 साल का आदमी और एक 30 साल की युवती बैठी थी। युवती भारतीय थी, लेकिन यूरोपियन परिधान पहने हुई थी। उसके बाल कटे हुए थे। आदमी रंग रूप से यूरोपियन लगता था। उसकी दाईं बांह कंधे से गायब थी और दाईं आंख के गिर्द बंधी एक डोरी की सहायता से तिकोना ढक्कन लगा हुआ था। वह आदमी दाईं बांह की तरह दाईं आंख से भी वंचित था। प्रकाश में सुनील ने उस तीसरे आदमी की सूरत देखी जिसने द्वार खोला था। वह सूरत से भारतीय लगता था। मिस्टर सुनील, युवक बोला। अनिल साहनी,
युवक ने उस लंबे तगड़े आदमी की ओर संकेत किया जिसने द्वार खोला था। रोशनी, युवक ने युवती की ओर संकेत किया। जॉन फेडरिक, युवक ने एक बांह और एक आंख वाले आदमी की ओर संकेत किया। प्लीज बी सीटेड मिस्टर सुनील, जॉन फेडरिक भावहीन स्वर में बोला। सुनील एक कुर्सी पर बैठ गया। युवक कमरे से बाहर निकल गया। जाती बार वह बाहर से दरवाजे को सावधानी से बंद कर गया। अनिल साहनी रोशनी के समीप एक कुर्सी पर जा बैठा। अब सुनील उन तीनों से अलग उनके सामने बैठा हुआ था। सुनील गौर से उनकी सूरतें देखने लगा। उनके चेहरे इतने भावहीन थे कि वे पत्थर से तराशे मालूम होते थे। तीनों की आंखों में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। उनके होंठ बीचे हुए थे और निगाहें शून्य में कहीं टिकी हुई थी। सुनील कई क्षण उनमें से किसी के बोलने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब उनमें से किसी को जुबान खोलते ना पाया तो वह बोला, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर जॉन फेडरिक ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। जो युवक मुझे यहाँ लाया था वह कौन है? सुनील ने पूछा। उसका नाम मिलर है, जॉन फेडरिक बोला। वह हमारा मददगार है। साथी नहीं? नहीं। तो फिर आपके बाकी साथी कहाँ हैं? जॉन फेडरिक ने अनिल साहनी और रोशनी पर दृष्टिपात किया। तीनों तनिक बेचैन दिखाई देने लगे। मुझे बताया गया था कि मेरी मुलाकात 6 सज्जनों से होने वाली है। आपके बाकी 3 साथी कहाँ हैं? दूसरी दुनिया में पहुंच गए, अनिल साहनी धीरे से बोला। कब? हाल ही में। कैसे? यह एक लंबी कहानी है। तीनों फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, जैसे मंत्रणा कर रहे हों कि सुनील को सारी दास्तान सुनाई जानी चाहिए या नहीं। ऑल राइट, अंत में जॉन फेडरिक बोला। आई विल टेल यू। हम 10 आदमी थे, जॉन फेडरिक बोला, जो भारत के लिए चीन में एक लंबे अरसे से जासूसी कर रहे थे। हम 10 आदमियों में 3 हिंदुस्तानी थे, 2 चीनी थे, 2 अरब थे, 2 अंग्रेजी थे और एक थाईलैंड वासी था। हिंदुस्तानियों में से अनिल साहनी और रोशनी तुम्हारे सामने बैठे हैं। ज्योति विश्वास को मरे 1 साल हो गया। 2 चीनी थे, ली ता नान और तांग पेई, दोनों मर चुके हैं। ली ता नान को मरे 1 साल हो गया है और तांग पेई कुछ दिन पहले मरा है। 2 अरब थे, लैला नाम की एक युवती और तौफीक इस्माइल नाम का एक युवक। लैला तौफीक इस्माइल की प्रेमिका थी। लैला को मरे 1 साल हो गया है और तौफीक इस्माइल कुछ ही दिन पहले मरा है। 2 अंग्रेजों में से एक मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और दूसरा था जॉर्ज टेलर, जो कि लापता है। थाईलैंड वासी का नाम जे सिंहाकुल था। वह भी कुछ दिन पहले दूसरी दुनिया में पहुंच गया है। आपके कहने के ढंग से ऐसा लगता है कि जैसे ज्योति विश्वास, लैला और लीता नान 1 साल पहले इकट्ठे मरे हो और तौफीक इस्माइल, जे सिंहाकुल और तांग पेई हाल में ही इकट्ठे मरे हों। तुम्हारी बात लगभग ठीक है। फ़र्क इतना है कि तौफीक इस्माइल, जे सिंहाकुल और तांग पेई बारी बारी कत्ल कर दिए गए थे। वे तीनों कुछ दिन पहले तक हमारे साथ थे। उन्हें कत्ल किसने किया? सुनील ने सतर्क स्वर में पूछा। जॉर्ज टेलर ने। यानी कि आप लोगों के ही साथी ने। करेक्ट, लेकिन अब वह हमारा साथी नहीं, हमारा दुश्मन है। किस्सा क्या है? वही बताने जा रहा हूँ, जॉन फेडरिक धैर्यपूर्ण स्वर में बोला। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि हम 10 आदमियों की टीम चीन में भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। हमारा लीडर ज्योति विश्वास था और हम सब उसके निर्देशानुसार काम करते थे। फिर ना जाने कैसे चीनी सीक्रेट सर्विस को हमारे गैंग की खबर लग गई और एक दिन में रोशनी और जॉर्ज टेलर गिरफ्तार हो गए। पीकिंग की पुलिस ने हमें गिरफ्तार करके चीनी सीक्रेट सर्विस को सौंप दिया। उन्हें यह भी मालूम था कि हम 7 साथी थे और ज्योति विश्वास हमारा लीडर था, लेकिन उन्हें हमारे बाकी साथियों को गिरफ्तार करने का अवसर नहीं मिला। चीनी एजेंट हमसे उनका पता जानना चाहते थे, विशेष रूप से ज्योति विश्वास को हर हालत में गिरफ्तार करना चाहते थे, क्योंकि वह आपके गैंग का सरगना था। सुनील बोला। जाहिर है वे कामयाब हुए।